Class, this is the second video of the chapter Indian Economic Development. So, as you are looking at the topic 1.2, low level of economic development under the colonial rule. तो कॉलोनियल रूल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लो लेवल क्यों रहा, कैसे था, बहुत ही छोटा लेवल. इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी. तो इंडिया की इकोनॉमी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी रही है बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल. तो ब्रिटिश रूल से पहले भारत की इकोनॉमी कैसी थी, इंडिपेंडेंट. दो, जबकि एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल. तो मोस्टली पीपल का एग्रीकल्चर लिवलीहुड का एक सबसे बड़ा साधन था. एट द कंट्रीज इकोनॉमी वाज करेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़. फिर भी देश की इकोनॉमी को अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से भी करेक्टराइज्ड किया जा सकता है. इंडिया वाज पार्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ. तो इंडिया हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में पहले से ही परिचित रहा है. इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, जिसमें देखिए कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा. तो इन सब के लिए इंडिया पार्टिकुलरली जाना जाता रहा है. दीज प्रोडक्ट्स एंजॉयड वर्ल्ड वाइड मार्केट. तो जो टेक्सटाइल, कॉटन और स्टोन, प्रेशियस स्टोन, मेटल का वर्क रहा था इंडिया का, तो ऊपर के लिए बताया जा रहा है दीज प्रोडक्ट्स एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड. तो अच्छी क्वालिटी के मटेरियल यूज करने की क्वालिटी की रेपुटेशन के आधार पर भारत वर्ल्ड वाइड मार्केट के प्रोडक्ट के रूप में एंजॉयड करता था और गेन करता था. एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप सीन इन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. और अच्छे यानी हाई स्टैंडर्ड का क्राफ्टमैनशिप इंडिया में अच्छी तरह इम्पोर्ट किया हुआ माना जाता था, देखा जाता था. यहाँ पर इंडिया के मसलिन क्लॉथ के बारे में इस बॉक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है. द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्नड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. फिर से देखते हैं सेंटेंस को. द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया. तो इंडिया में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू की जाती थीं वर कंसर्नड मोर विद द प्रोटेक्शन. तो ये किस बात पर जोर ज़्यादा देती थी, प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री. तो यहाँ बात आती है कि होम कंट्री, अंग्रेजों के अपने होम कंट्री, अपने ब्रिटिश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की सुरक्षा और प्रमोशन पर ज़्यादा जोर था. देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ना कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर था. तो उनका अपने होम कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही जोर रहता था. सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो ऐसी पॉलिसीज ने इंडियन इकोनॉमी में एक फंडामेंटल चेंज का स्ट्रक्चर शुरू किया. ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो ब्रिटिश ने इस कंट्री को रॉ मटेरियल के सप्लायर में चेंज कर दिया. एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन. और ब्रिटेन से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के मामले में एक कंज्यूमर बना दिया. यानी कि इंडिया से रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन जाता था और वहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट आते थे और इंडिया में बेचे जाते थे. यानी इंडिया एक कंज्यूमर बन गया अपने ही रॉ मटेरियल से बनी हुई चीज़ों का. ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज. अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसा प्रयास नहीं किया कि वो इंडिया की नेशनल या पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करें. अब इस एस्टिमेट का जिम्मेदारी किसे दी गई थी, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, ठीक है, फिंडले सिरेस, VKRV राव एंड RC देसाई. इन सब की जिम्मेदारी थी कि भारत की नेशनल और पर कैपिटा इनकम को गैस करें. इट वाज राव, ये राव थे हुज एस्टिमेट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट. राव ने जो एस्टिमेट किया था इंडिया की
इनकम का कॉलोनियल पीरियड में वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। हाउएवर मोस्ट स्टडीज डिड नॉट फाइंड दैट, मोस्टली स्टडीज ये बात फाइंड नहीं करती द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट। तो रियल आउटपुट में जो कंट्री की ग्रोथ रही थी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में वाज लेस देन 2%, जो 2% से भी कम थी। कपल्ड विद मीगर हाफ, और बहुत ही कम, आधे से भी कम जो है कपल्ड हुई परसेंट ग्रोथ इन द पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। तो पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर में भी आधे % से भी कम की प्रोग्रेस हुई थी। तो ये सब किसने किया था? राव का काम था, जिन्होंने एस्टिमेट किया। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन। एग्रेरियन मीन्स क्या होता है? कृषि संबंधित। तो इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में फंडामेंटली वो कृषि पर आधारित ही रही। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस। तो लगभग उस समय 85% पॉपुलेशन कंट्री की विलेजेस में रहती थी। एंड डेरिव्ड लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए तो उनकी रोजी रोटी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी। हाउएवर डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच ए लार्ज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक ऑक्यूपेशन के बावजूद द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। और इस बॉक्स में आप पढ़ेंगे भारत की एग्रीकल्चर व्यवस्था कैसी थी प्री ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेजों से पहले कैसी खेती हुआ करती थी। इस बॉक्स में आप पढ़ेंगे, जरूर पढ़िएगा सेल्फ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। तो कंटिन्यू एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेशन का एक्सपीरियंस करता रहा। स्टैग्नेशन गतिहीनता, यानी बहुत आगे वो नहीं बढ़े। नॉट इनफ्रिक्वेंटली अनयूजुअल डिटर्नेशन, ना कि देखिए इनफ्रिक्वेंटली अनयूजुअल डिटेरियोरेशन। अनयूजुअल इसमें कोई ऐसा डिटेरियोरेशन मीन्स क्या होता है? देखिए क्षय होना या लॉस होना। अक्सर बहुत बड़ा लॉस भी नहीं था, लेकिन आगे प्रोग्रेस भी नहीं थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, दो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस्ड सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीड एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो इस सेक्टर ने कल्टीवेशन एरिया के विस्तार के साथ साथ कुछ ग्रोथ तो की थी, यानी खेती की ज़मीन जब बढ़ती गई तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं मेन पॉइंट पर, दिस स्टैग्नेशन इन द एग्री सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट। तो एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन से हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आगे बढ़ावा कैसे मिला कि वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट के बहुत सारे सिस्टम्स चलाए गए दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किए थे, पार्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम, में विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन द देन बंगाल प्रेसिडेंसी, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट हुआ था। कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ, जिसमें इंडियाज़ प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स, इसमें करंट के इंडिया के कुछ पूर्वी स्टेट शामिल हैं। दैट द प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रॉफिट होता था वो कल्टीवेटर्स के बजाय जमींदार्स के पास जाता था। हाउएवर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ जमींदार्स एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या जमींदार्स, इन्होंने फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमी। तो सिंपल है, जो पहले आप जान चुके हैं कि जमींदार्स का मेन इंटरेस्ट किस में था कि फार्मर्स को चाहे कुछ मिले या ना मिले, उन्हें रेंट कलेक्ट करना है, खुद का पेट भरते थे वो, और किसानों को कुछ नहीं मिल पाता था। उसके बाद उन्होंने देखिए टर्म्स ऑफ द टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट। तो रेवेन्यू सेटलमेंट के टर्म्स बनते गए और जमींदार प्रोग्रेस करते गए। ठीक, आगे दूसरा रीजन और था किसानों का, फार्मर्स की इकोनॉमी को लो होने का, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी।
लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो वीक टेक्नोलॉजी, कम इरीगेशन फैसिलिटी मिल पाना और फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज मिल पाता था उनको, ऑल एडेड अप टू एग्रीवेट द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स। इन सब ने फार्मर्स के दुख को और बढ़ा दिया था। उसके बाद देखिए क्या होता है, सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हायर यील्ड कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री ड्यू टू। तो कुछ एरियाज में हायर प्रोडक्शन देने वाली क्रॉप्स के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो कमर्शलाइजेशन, तो इसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी फसलें होने लगी जिससे ज़्यादा कॉमर्स गेन की जाए। ठीक है। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि अब राइस या व्हीट में कम प्रोडक्शन हो रहा है, कम फ़ायदा हो रहा है, तो उन्होंने कमर्शलाइजेशन किया। ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऐसे ही फसलें उगाई जाने लगी जिससे कि कैश क्रॉप, कैश मिले। वाइल अ स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न। कुछ फार्मर्स ने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज तो किया, फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स। लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture। उसके बाद देखिए टेनेंट्स भी फार्मर का सेक्शन होता है, स्मॉल फार्मर्स और शेयर क्रॉपर्स, ना तो उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे ना टेक्नोलॉजी थी जिससे कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकें। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो की जाने लगी जिससे कि गेन होता रहे। फार्मर्स तब भी बहुत बड़े घाटे में रहते थे।